उन्नाव मैं पूरी देश दुनिया में मैं काव्य पाठ कर आया, विदेशों में भी गया, देश में तो खूब किया। लेकिन मैं बताऊं, मेरा बड़ा मन था बैसवारे की इस धरती पर एक बार आकर के पुण्य लाभ लेने का। वो आज मुझे जाकर के मिला है बड़े सालों बाद। आपके महफिल में हूँ, स्वागत है। और मेरी जिंदगी का आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि मैं इस बेहद पवित्र मंच पे आज मैं खड़ा होकर के आपको कुछ दो चार व्यंग और हास्य सुनाने आया हूँ। बैसवारे के बारे में आपने क्या बढ़िया व्याख्यान दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस अधीक्षक अगर आप ना होते तो किसी बड़े विश्वविद्यालय में आज आप हिंदी विभाग के प्राध्यापक होते। मैं आपकी विद्वता को प्रणाम करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, जिस तरीके से कविता सुनाई जा रही है, मैं दो पंक्तियां बैठे बैठे लिखी मैंने। मुझे ऐसा लगता है कि बैसवारा किसी शहर का नाम नहीं है, बैसवारा किसी शहर का नाम नहीं है, बैसवारा तो एक लहर का नाम है। तो अगली पंक्ति में आसमान भर तालियां बजाना, बैसवारा किसी शहर का नाम नहीं है, बैसवारा तो एक लहर का नाम है। अरे बैसवारा किसी कस्बे का नाम नहीं है, बैसवारा तो एक जज्बे का नाम है। गजब यहाँ की साहित्यिक परंपरा है। मैंने बैसवारे के बारे में। तो हम लोग लखनऊ से आए हैं, कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है लखनऊ, वहाँ गंगा यहाँ आदिल रशीद साहब रहते हैं। लेकिन साहित्य में अगर हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करें तो आपके बैसवारे से बाद में लखनऊ में गई, क्योंकि मैं नाम लेना चाहता हूं, उनका नाम छूट गया था सर, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं। इसी आपके बैसवारे के वो महाकवि जिन्होंने सूफी काव्य परंपरा का सबसे पहला महाकाव्य लिखा, महाकाव्य का नाम था चंद्रायन, और लिखने वाले थे इसी डलमऊ के मुल्ला दाऊद। इसी बैसवारे के नूर मोहम्मद हुए जिन्होंने ग्रंथ लिखा चंद्रावती, और यहीं बगल में जायस है, वहां तो वो ग्रंथ लिखा गया जो हिंदू अस्मिता और शौर्य का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। ग्रंथ का नाम था पद्मावत और लिखने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी। ये गंगा जमुनी तहजीब है। तब मैं चार पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं जो मैंने यहीं बैठ के लिखी है कि कोई सुनिएगा कि जो कोई कर नहीं पाया वही करके दिखाते हैं, जो कोई कर नहीं पाया वही करके दिखाते हैं, हम युग के साथ में चलते नहीं युग को बनाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को याद करिए, उन्होंने पूरे युग का निर्माण कर दिया। कितने साहित्यकार उस युग में आ गए, युग के साथ नहीं चले, नया युग बना दिया कि कोई जो कर नहीं पाया वही करके दिखाते हैं, हम युग के साथ में चलते नहीं युग को बनाते हैं। और दिलों में है निराला तो रगों में बेनी माधव है, और कलम से काम ना चलता है तो भाला उठाते हैं। कलम से काम में चलता तो भाला उठाते हैं। ये मैंने बैसवारे के बारे में कही क्योंकि मैं इस पवित्र धरती पर खड़ा था। मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपको बताऊं कि मैं कितना विद्वान कवि हूँ, क्या बात है, जिससे आप मुझे हल्के में ना लें। आप भी मुझे कोई समीक्षा का आलोचक इतने बड़े बड़े आ गए, उसके बाद मुझे आना था, मुझे अपनी विद्वता का परिचय देना था। यकीन मानिए मुझसे ज्यादा विद्वान पूरे भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं पैदा हुआ है। मुझे 5 भाषाएं आती हैं। सुनिएगा सर, मुझे राजभाषा आती है, मुझे राष्ट्रभाषा आती है, मुझे मातृभाषा आती है, मुझे संपर्क भाषा आती है, और 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है। क्या बात है, क्या बात है। इतना बड़ा विद्वान कौन मिलेगा। और मुझसे ज्यादा भाषाएं दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति को आती है, तालियां इस पर उठनी चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति को आती हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसके अलावा मुझसे ज्यादा विद्वान कोई नहीं है। अभी आपने कैसी कैसी कविता, आपने कुत्ते की कविता सुनी, क्या बात है। अरे उसको की भी कह सकते हैं, कुत्ते की ही कविता थी। देखिए व्यंग कहीं से भी आ सकता है, आप समझ जाइए और ताली बजाइएगा बस। क्या बात है कि में बड़ा फर्क होता है, किसी वाक्य को उल्टा कर दो व्यंग बन जाता है। जैसे कहे पंकज की कविता बड़ा अच्छा लग रहा है, कविता का पंकज कह दो तो उल्टा हो जाएगा।
तो व्यंग ऐसे ही पैदा होता है, छोटे छोटे वाक्यों से पैदा होता है। श्रेष्ठ गौतम जी के बाद मुझे बुलाया गया है, ऐसे लग रहा है कि बुलडोजर सारा तोड़ फोड़ कर गया, उसके बाद में ई रिक्शे को बुलाया गया है। अब मेरी इस ई रिक्शे की लाज आपके हाथ में है, क्योंकि सारा काम तो श्रेष्ठ गौतम करके जा चुके हैं, सारी तोड़ फोड़ कर चुके हैं। तो आइए, अच्छा अभी इनके दिवाली में श्रेष्ठ गौतम जी ने खूब सारे रॉकेट दगाए। हर बार बहुत सारे रॉकेट ले जाते हैं मार्केट से, उसको उड़ा दगाते हैं। मैंने इनसे पूछा कि आप रॉकेट इतना क्यों दगाते हैं, तो इनकी फिलॉसफी सुनिएगा और तालियां बजाइएगा। इन्होंने बताया कि पंकज प्रसून, रॉकेट से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में ऊपर जाने के लिए बोतल का होना जरूरी होता है। क्या बात है, क्या फिलॉसफी भाई, वाह। सोचिएगा इस फिलॉसफी के बारे में, सोचेंगे और मजा आएगा, आपको और आनंद आएगा। तो मैंने बताया कि मैं बहुत उच्च कोटि की कविताएं करता हूँ, बैसवाड़ा की धरती पर आया हूँ, तो मैंने सोचा था कि अपना श्रेष्ठतम काव्य पाठ मैं करूंगा। तो मैं वो कविता पढ़ता हूँ जो हिंदी साहित्य के स्तर को बढ़ाने का काम कर रही है। स्तर बहुत गिर रहा है आजकल, मुझ जैसे कवि स्तर को बढ़ा रहे हैं। सुनिएगा, आपको सुनाता हूँ, और सिर्फ ये बैसवाड़े में ही सुनी जा सकती है और कहीं नहीं सुनी जा सकती है। आप जैसे प्रबुद्ध श्रोता ही सुन सकते हैं। सुनिएगा कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजनू सजा दीजिए। वाह, क्या बात है। उच्च स्तरीय है, कोई कह सकता स्तर गिरा इसका। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजनू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू वजी अलवर रचा दीजिए। सब समझ में आ गया। पीछे दो चार लोगों ने ताली बजाई, आपको प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से आपके अंदर निराला और द्विवेदी जी की संयुक्त आत्मा है। आप सुन के नहीं समझ पाए, लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। आजकल भैया देश के बिल्कुल यही हालात हैं, बस हम लोग ताली बजाते जाते, कुछ समझ में आए चाहे ना आए। बहुत सारे भी आपने बताया चुनाव आ गए। अब इस चुनाव के लेके आपने वो जंगल का एक सीन क्रिएट किया था सुनहरी लाल जी ने। मैं एक सीन क्रिएट करता हूँ और व्यंग की ताकत देखिएगा, कोई नाम नहीं आएगा। अभी गठबंधन हुआ, आप सबको पता है, सारी पार्टियों ने मिलकर एक बड़ा गठबंधन बनाया, इंडिया नाम दिया उसको। कोई नाम नहीं है, इशारे हैं। मुझे लग रहा है आप उन इशारों को समझेंगे, या मैं कहीं नहीं पढ़ता हूँ, आपके बीच में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आप उसको समझना जानते हैं, आप व्यंग की परख करना जानते हैं। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। सब अव्वल अवसरवादी थे, लड़ते और झगड़ते थे, एक दूजे के दुश्मन थे, हरदम उत्पात मचाते थे। छोटी छोटी बातों पर वो बंदर बांट मचाते थे। एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया। व्यंग पकड़िएगा। एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया, सबको उठा उठा कर पटका, हर बंदर थर्राया, और जो कुछ भी लूटा था उसकी जमकर की भरपाई, उसने हर बंदर के पीछे सीबीआई लगाई। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। अब आपकी पंक्तियां आ रही हैं। उसने हर बंदर के पीछे सीबीआई लगाई, एक दूजे के सारे दुश्मन एकदम से फिर नेक हो गए, और लंगूर भगाने खातिर सारे बंदर एक हो गए। सारे बंदर एक हो गए। बीजेपी के विधायक साहब चले गए हैं। आजकल पता नहीं कब कौन बीजेपी ज्वाइन कर ले, और सबसे ज्यादा तो विपक्षी पार्टी के नेताओं पे बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया है। अभी ये जो है कब ये बीजेपी से लड़ते लड़ते उसी के पाले से लड़ने लगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें तो लगता है कि जब किसी नेता को अगर टिकट मिलता है तो वो देश बदलता है, और टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी बदल देता है। क्या बात। तो सुनिएगा कि सुनाता हूं एक पंक्ति, पूरे चाल चरित्र और चेहरे को लेकर के एक पंक्ति का व्यंग सुनिए कि जो कीचड़ में सना हुआ है कमल सरीखा खिल जाएगा। और अच्छी पंक्ति लग जाए, एक भी लोग खामोश ना बैठे यहाँ पर। जो कीचड़ में सना हुआ है कमल सरीखा खिल जाएगा, जो बीजेपी से टकराएगा बीजेपी में ही मिल जाएगा।
क्या बात है, ये पीछे पीछे टकराएंगे। इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं टकराता हूँ। हाँ? जो भी टकराएगा वो उसमें समा जाएगा। व्यंग कहने के लिए बहुत ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। आशु जी ने कहा कि मैं बिना कोई शारीरिक क्रियाएं करते हुए व्यंग पढ़ता हूँ। ऐसे मैं सुनहरी लाल के तरीके से मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो कुत्ते की आत्मा भी नहीं आती है, पिल्ले विल्ले की भी नहीं आती है। तो मैं अपनी तरह से सुनाऊंगा, मुझे लग रहा है आप लोग मुझे सुन लेंगे। व्यंग कहने के लिए बहुत शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं बता रहे थे मैं CDRI में वैज्ञानिक हूँ, सच में मैं वैज्ञानिक हूँ। वहाँ पर मैं तन की दवा बनाता हूँ और जब मंचों पर होता हूँ तो मैं मन की दवा बनाता हूँ, सुनाता हूँ कि और ये दवा बनाना आसान काम नहीं होता है। एक बार हमारे इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी दवा बनाई जिसे खा करके 35 साल की महिला 25 की लगने लगी। दवा मार्केट में आ गई, लॉन्च हो गई। यकीन मानिए दवा बिकी ही नहीं, कोई भी दवा को खरीद ही नहीं रहा था। तो सर्वे टीम बुलाई गई, कहे पता करो आखिर दवा क्यों नहीं बिक रही है। पूरी कमेटी बिठाई गई। कमेटी का निष्कर्ष आया कि दवा इसलिए नहीं बिक रही है क्योंकि कोई भी महिला खुद को 35 का मानने को तैयार ही नहीं है। तो दवा कैसे बिकेगी? आइए आपको सुनाता हूँ। एक पंक्ति में व्यंग कहा जा सकता है, एक एक पंक्ति के व्यंग। धीरे धीरे डोज बढ़ाऊंगा और अंतिम कविता तक मैं पहुंचूंगा। सुनिएगा। सारे पीछे युवा साथी बैठे हुए हैं। युवा लोग पीछे ही बैठते हैं क्योंकि ये अंधेरे का फायदा उठाना चाहते हैं। बाकी सारे प्रबुद्ध लोग आगे बैठे हैं। सारी युवा पीढ़ी जो खूब ताली बजा रही है वो सब पीछे बैठी हुई है। सुनिएगा कि मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी। मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी, फिर उसने अपना इलाज करवाया। अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देख लेती है। अगली पे आप पक्का बजाएंगे बहुत जोर से। एक मेरा बहुत वायरल हुआ, मैं फन लाइनर कॉलम लिखता हूँ दैनिक भास्कर में। रेगुलर हर सप्ताह में एक लाइन में बात कहनी होती है। एक लाइन और सुनाता हूँ कि एक पुरुष एक स्त्री के पीछे हाथ धो के पड़ गया। एक पुरुष एक स्त्री के पीछे हाथ धो के पड़ गया, फिर स्त्री को मुंह धोकर दिखाना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। एक और सुन लीजिए कि पहले मेरा दोस्त जीन्स नहीं धो पाता था। मैंने कहा शादी कर लो। अब वो पर्दे, चादर, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज सब धुल लेता है। एक और सुन लीजिए कि पत्नी बोली शादी से पहले बहुत लव यू बोलते थे, अब क्या हुआ? बोली शादी से पहले बहुत लव यू बोलते थे, अब क्या हुआ? मैंने कहा प्रिय चुनाव खत्म, प्रचार खत्म। मैं जब भी उन्नाव आया हूँ, पहली बार ही आया हूँ। उन्नाव के हमारे दो दोस्त मुझे बहुत याद आते हैं जो हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में हमारे साथ पढ़ा करते थे। एक शर्मा जी थे, दूसरे तिवारी जी थे। तो मैं आज उनकी धरती पे आया हूँ। मैं उनकी कहानी बताना चाहता हूँ। इसी उन्नाव में वो रहते हैं। सुनिएगा, जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे उस दौर प्रेम में क्या होता है सुनिएगा कि बहुत याद आते हैं दोनों बेचारे, बहुत याद आते हैं दोनों बेचारे, वो शर्मा तिवारी मोहब्बत के मारे। बहुत याद आते हैं दोनों बेचारे, वो शर्मा तिवारी मोहब्बत के मारे। वो दोनों ही थे एक से प्यार करते। दैट वाज अ ट्रायंगुलर लव स्टोरी। वो दोनों ही थे एक से प्यार करते, उसी के तसव्वुर में जीते उमरते। वो दोनों पढ़ाई से उबे हुए थे, मोहब्बत के दरिया में डूबे हुए थे। कि शर्मा ने उसको मोबाइल दिलाया, शर्मा ने उसको मोबाइल दिलाया, तिवारी ने था उसका टॉपअप कराया। कि वो दोनों के बाइक पे खूब बैठती थी और दोनों से ही गिफ्ट खूब बैठती थी। फिर हुआ क्या कि फिर एक दिन गिरा करके बिजली गई वो, फिर एक दिन गिरा करके बिजली गई वो, किसी तीसरे की थी दुल्हन हुई वो, लगा करके माथे पे सिंदूर आई, बोली कि कैसे हो ओ शर्मा भाई। क्या बात।
अगली पंक्ति उठा देना, लगा करके माथे पे सिंदूर आई, बोली कि कैसे हो ओ शर्मा भाई, बहुत रोए उस दिन तिवारी ओ शर्मा, रोए बिलख कर तिवारी ओ शर्मा, उसे ले उड़ा कोई आशीष वर्मा। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। एक और व्यंग आपकी महफिल में रखना चाहता हूँ। आप सब प्राइम टाइम देखते होंगे, रिमोट लेकर के बैठ जाते होंगे 8 बजे 7 बजे के आसपास। वहां से मैंने एक व्यंग उठाने की कोशिश की है। सुनिएगा कि मैं ये देखकर चौंक रहा था, एक कुत्ता मेरी गली में लगातार 7 दिनों से भौंक रहा था। मैंने कुत्ते से पूछा, क्यों भौंक रहे हो, क्या चुनाव आ गया है? कुत्ता बोला, देश की दुर्दशा देख के मुझे ताव आ गया है, मैं भौंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तरीका बताइए। मैं बोला कि गिनीज बुक के दफ्तर जाइए। कुत्ता गिनीज बुक के दफ्तर गया, संपादक से बोला, मैंने लगातार 7 दिन तक भौंका है, मेरे नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज करो। संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला और कुत्ते की ओर अधीरता भरी दृष्टि डालते हुए बोला, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है। और तालियां तैयार रखिएगा। कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, पर माफ करना, आजकल ये रिकॉर्ड किसी न्यूज एंकर के नाम दर्ज है। किसी न्यूज एंकर के नाम दर्ज है। व्यंग सुनिए, छोटा सा एक और व्यंग कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर रहे नेताजी ने देखा। सुनिएगा सुरेश भाई, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर रहे नेताजी ने देखा, बहती फसलें, डूबती नस्लें, तैरते जानवर, उफनाते छप्पर और मुस्कुराए मंद मंद। मैं बोला, वाह, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। तभी नीचे से आवाज आई, नेताजी बचाइए बचाइए, हमारे घर में पानी भर गया है। और व्यंग की पंक्ति संभालिएगा, बोलेंगे बचाइए बचाइए, हमारे घर में पानी भर गया है। मैं बोला, चुप हो जा भाई, उनके आंखों का पानी मर गया है। और आंखों का पानी मरता क्यों है? एक पंक्ति और व्यंग की सुनिए कि कुर्सी का पानी से गहरा नाता है, कुर्सी का पानी से गहरा नाता है, कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है। कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है, और कुर्सी मिलते ही आंखों का पानी मर जाता है। आंखों का पानी मर जाता है, आंखों का पानी मर जाता है। ये मैं एक अपनी वो रचना पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। वो कविता जो मैं एक मिशन की तरीके से पढ़ता हूँ। बेटियों पे इतनी सारी बात हुई। आपने कहा कि यत्र नारीस्त्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। पता नहीं क्यों मैं इससे असहमत सा रहता हूँ। यत्र नारीस्त्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है, देवता वहीं स्थान ग्रहण करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जहाँ नारियों की पूजा होती है, देवताओं की जरूरत वहाँ नहीं है। देवताओं की जरूरत तो वहां है जहां नारियों के साथ दुराचार, अत्याचार और बलात्कार हो रहा है। देवताओं को वहां रहना चाहिए। देव पूजा है, नारी तो सब अच्छा ही है। मैं एक कविता पढ़ने, एक बार विवेकानंद के शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि दुनिया में माँ का स्थान इतना ऊंचा क्यों है, पिता को वो स्थान क्यों नहीं मिल पाया? तो विवेकानंद ने उसे 1-2 किलो का पत्थर दिया, बोला इसे ले जाओ, इसे अपने पेट में 9 दिन तक बांधे रहना। वो पत्थर लेकर के गया। वो 9 दिन क्या, 9 घंटे नहीं बांध पाया। वापस लौट करके आ गए, गुरुजी पत्थर हटा लीजिए, मुझे इसका भार सहन नहीं होता है। तो विवेकानंद ने कहा कि तुम 1-2 किलो का पत्थर 9 घंटे अपने पेट से नहीं लगा पाए, और एक माँ होती है जो इतने ही वजन का शिशु अपने पेट में पूरे 9 महीने रखती है। इसलिए माँ बड़ी होती है, इसलिए माँ महान होती है। मैं अक्सर अभी उन्नाव आ रहा था तो मैं देख रहा था यहाँ चौराहे पे खड़ा होकर के कि यहाँ की लड़कियों का अजब हाल है। यहाँ महिला सशक्तिकरण हो चुका है, क्योंकि यहाँ की लड़कियां को मैंने देखा स्कूटी चलाते हुए राइट इंडिकेटर देकर के लेफ्ट को मुड़ जाती हैं।
एक लड़की को तो मैंने देखा, वो पैर से स्कूटी रोक दे रही थी, ब्रेक ही नहीं लगा रही थी। मैंने उससे कहा कि मोहतरमा ब्रेक तो लगा लीजिए। उसने कहा कि आप जैसे दकियानुसी पुरुषों ने मेरे जीवन में इतने ब्रेक लगाए हैं कि मैं ब्रेक लगाना ही भूल गई हूँ। जवाब भी कैसे कैसे मिल जाते हैं। सुनिएगा वो कविता, सारी यहाँ महिला शक्ति बैठी हुई है, आपको समर्पित करना चाहता हूँ। कविता का टाइटल है लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं। क्या बात है। और आशा करता हूँ इस कविता को आप पूरे मन से सुनेंगे। जितना आपने हमारा हास्य व्यंग सुना है, उससे ज्यादा मन से इस संवेदनशील कविता को सुनेंगे। जब भी शादी होके बहू जाती है तो कहा जाता है बहू बड़ी लड़का है, बड़ी लड़ाई लड़ती है, दिन भर लड़ाई लड़ती रहती है। वहां से मैंने वो भाव भूमि उठाई है। दो चार लोग ताली बजा दे तो मैं शुरू कर दूं। ज्यादा लोगों ने बजा दी, आपको प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा कि मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी लड़की महिला कतार में खड़े पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी। मैंने दिमाग दौड़ाया तो हर ओर लड़की को लड़ते हुए पाया। लड़की जब घर से निकलती है तो उसे लड़ना होता है गलियों से, राहों से, सैकड़ों घूरती निगाहों से। क्या बात है, बहुत सुंदर। लड़ना होता है तमाम अश्लील फक्तियों से, एक तरफा मोहब्बत से, आटो में सट कर बैठे किसी मन चले की फितरत से। उसे लड़ना होता है विडंबना वाले सच से, जाने कितनों के बैठ टच से। क्या बात है। वो अपने आप से भी लड़ती है, जॉब की अनुमति न देने वाले बाप से भी लड़ती है। उसे हमेशा ये दर्द सताता है कि दो बड़े भाइयों के बजाय पहले छोटी बहन का डोला क्यों उठ जाता है। वो स्वाभिमान के बीज बोने के लिए लड़ती है, खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए लड़ती है। वो शराबी पति से रोते हुए पिटती है, फिर भी उसे पैरों पर खड़ा करने के लिए लड़ती है। अरे वो नहीं लड़ती महज शोर मचाने के लिए, वो लड़ती है चार पैसे बचाने के लिए। वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है, सुखी परिवार के लिए लड़ती है। वो सांपों से चील बन के लड़ती है, अदालत में वकील बन के लड़ती है। वो दिल में दया, ममता, प्यार लेके लड़ती है, और जरूरत पड़े तो हाथ में तलवार लेके लड़ती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वो अमृता बन के पेन से लड़ती है, वो अमृता बन के पेन से लड़ती है। तो अवनी एक बार दो चार लोग ताली बजा दीजिए, मोमेंटम मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो अमृता बन के पेन से लड़ती है, तो अवनी बन के फाइटर प्लेन से लड़ती है। कभी कील बन के लड़ती है, कभी किला बन के लड़ती है, कभी शर्मीली बन के लड़ती है, कभी इरोम शर्मिला बन के लड़ती है, कभी नफरत में, कभी अभाव में लड़ती है, कभी इंदिरा की तरह चुनाव में लड़ती है, प्यार में राधा दीवानी की तरह लड़ती है, तो जंग में झांसी की रानी की तरह लड़ती है। कभी रजिया बन के लड़ती है, कभी अपाला बन के लड़ती है, कभी हजरत महल, कभी मलाला बन के लड़ती है, कभी शाह बानो बन पूरे समाज से लड़ती है, तो कभी सावित्री बन के यमराज से लड़ती है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यमराज से लड़ती है, कभी दुर्गावती तो कभी दामिनी बन के लड़ती है। अस्मिता पर आंच आए तो कभी पन्ना धाय और कभी पद्मिनी बन के लड़ती है। कभी वाम तो कभी आवाम बन के लड़ती है, और जरूरत पड़े तो मैरी काम बन के लड़ती है। क्या बात है। अंतिम की पंक्तियां, विदाई की तालियां बजा दीजिएगा कि आखिर इतनी लंबी लड़ाई लड़की लड़ कैसे लेती है। हम कहते हैं बेटी बचाओ, लेकिन बेटी कह रही है बचाओ बचाओ। ऐसी स्थितियां हैं, आखिर इतनी लंबी लड़ाई कैसे लड़ लेती है। निष्कर्ष सुन लीजिएगा, अच्छा लगे तो भरपूर आशीर्वाद के साथ मुझे विदा कर दीजिएगा कि मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है। उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है। अरे वो 9 महीने पेट के अंदर लड़के आई है, पेट के अंदर लड़के आई है, पेट के अंदर लड़के आई है।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।